हेलो स्टूडेंट्स, मैं शुभम सोनी आपके अपने यूट्यूब चैनल सोनी क्लासेज में एक बार फिर से स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए क्लास 12th की फिजिक्स का एक नेक्स्ट वीडियो आपके बीच लेकर उपस्थित हुआ हूँ। देखिए, हमारा चैप्टर चल रहा था वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। देखिए, इस चैप्टर में हमने आपको बहुत से बेसिक फंडामेंटल आपको क्लियर किए। आज की वीडियो में हम खासकर वैद्युत फ्लक्स के बारे में जानेंगे। देखिए, आपने मेरे वीडियो को पीछे देखा होगा, आपको हम एकदम स्टेप बाय स्टेप सभी चीज़ें सिखा रहे हैं। तो यदि कोई स्टूडेंट्स पहली बार वीडियो को देख रहा है तो आप क्या करें, मेरी वीडियो को शुरुआत से देखें। शुरुआत से देखने से आपको सभी चीज़ें समझ में भी आएंगी और आपको ये क्लियर होगा कि हाँ, फिजिक्स में वाकई में है क्या। तो हम आपको एकदम स्टेप बाय स्टेप समझाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। तो प्लीज़ आप नोट्स ज़रूर बनाएं, जो भी मैं आपको बताऊं उसको आप लिखें, जिससे और एक बार रिवाइज जरूर करें। वीडियो को आप बार बार देखें, जब तक आपको समझ में ना जाए। तो इस वीडियो में हम आपको वैद्युत फ्लक्स के बारे में बताएंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा और आगे चलकर बहुत काम आने वाला है। क्योंकि इसके बाद हम गॉस की प्रमेय पढ़ेंगे, गॉस की प्रमेय की अनुप्रयोग पढ़ेंगे, तो वहाँ पर ये टॉपिक बहुत यूज होगा, इसलिए इसको आपको ध्यान से समझना है। देखिए, वैद्युत फ्लक्स हम आपको बताएं उससे पहले आपने देखा होगा, हमने आपको वैद्युत बल रेखाएं समझाया था। इससे पहले वाली वीडियो में हमने आपको वैद्युत बल रेखाएं समझाया था। वैद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं? किसी आवेशित पिंड से निकलने वाली बल रेखाएं जिस मार्ग पर चलती हैं, उन बिंदुओं से बना जो वक्र होता है उसी को वैद्युत बल रेखाएं कहते हैं। तो यहाँ पर भी हम वैद्युत फ्लक्स को पढ़ेंगे, जो कि ध्यान से समझना है आपको वैद्युत फ्लक्स क्या होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वैद्युत फ्लक्स, देखिए बहुत ही ध्यान से आपको समझना है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा, इसीलिए हम इस वीडियो में खासकर वैद्युत फ्लक्स पर ही चर्चा कर रहे हैं। ठीक है ना, इंग्लिश बोलेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक, वैद्युत फ्लक्स क्या होता है? देखिए यहाँ पे एक फिगर हम आपको दे रहे हैं कि सपोज करते हैं मेरे पास ये कोई एक आवेशित पिंड है, एक चार्ज बॉडी है, इसको मैंने क्या दिया, एक धन आवेश दिया। अब जब इस पर हम आवेश देंगे तो यहाँ से बहुत सी बल रेखाएं होंगी जो बाहर की ओर निकलेंगी। ध्यान दीजिएगा, यहाँ से हम क्या करते हैं, मान लेते हैं कुछ बल रेखाएं हैं जो ये पृष्ठ से बाहर की ओर निकल रही हैं ऐसे। तो इनमें से क्या होता है कि जो बल रेखाएं निकलती हैं, तो इनमें से कुछ बल रेखाएं ऐसी होती हैं जो अपने पृष्ठ पर लंबवत होती हैं। ध्यान दीजिएगा पॉइंट को आप, जो यहाँ पर बल रेखाएं निकल रही हैं, यानी फ्लक्स निकल रहे हैं, वो यहाँ से कुछ ऐसी बल रेखाएं होंगी जो अपने पृष्ठ पर क्या होंगी, लंबवत होंगी, और उन्हीं बल रेखाओं को हम विद्युत फ्लक्स कहते हैं। ठीक, ध्यान दीजिएगा। सपोज कर लेते हैं कुछ यहाँ पे मान लो ये लंब है, ये लंबवत बाहर की ओर निकल रही है, ये निकल रही है, ऐसे कुछ और हम मान लें। मतलब कुछ ऐसी बल रेखाएं होंगी जो अपने पृष्ठ पर लंबवत होंगी और कुछ ऐसी बल रेखाएं होंगी जो अपने पृष्ठ पर लंबवत नहीं होंगी। तो यहाँ पर जो लंबवत होंगी उन्हीं को वैद्युत फ्लक्स कहना है आपको। तो यहाँ पे क्या बोलोगे, किसी आवेशित पिंड से लंबवत निकलने वाली बल रेखाओं की संख्या को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। यानी किसी आवेशित पिंड से लंबवत बाहर निकलने वाली बल रेखाओं की संख्या को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। ठीक है ना। अब यहाँ पर इसके प्रकार पर बात करें तो यहाँ पे इसके प्रकार, वैद्युत फ्लक्स के दो प्रकार होते हैं। इस प्रकार पर ध्यान से समझना। पहले में बात करें तो पहला हमारा होता है धनात्मक फ्लक्स, धनात्मक फ्लक्स, और दूसरा हमारा होता है ऋणात्मक फ्लक्स। मतलब फ्लक्स के प्रकार पर बात की जाए तो फ्लक्स भी दो प्रकार का होता है, यानी वैद्युत फ्लक्स दो प्रकार का होता है। एक होता है धनात्मक, दूसरा क्या होता है, ऋणात्मक। अब धनात्मक फ्लक्स क्या होता है, ध्यान देना, यहाँ फिगर बना रहे हैं। यहाँ पर सपोज कोई एक मेरे पास पदार्थ है, पिंड है, और इस पर मैंने एक आवेश दिया है, तो धनात्मक फ्लक्स होगा तो यहाँ पे धन का निशान लगाएंगे आप। अब हम यहाँ पर ध्यान दीजिए, जिस प्रकार से हमने यहाँ पर आपको बताया वैसे यहाँ पर क्या करना है कि यदि हम कोई मेरे पास चार्ज बॉडी है और उस पर हमने धन आवेश दिया है,
तो यहाँ पर क्या होगा, कुछ ऐसी बल रेखाएं ऐसे बाहर की बल रेखाएं निकलेंगी, जैसे यहाँ निकल रही थी वैसे यहाँ भी निकलेंगी। ऐसे ऐसे बहुत सी बल रेखाएं होंगी जो बाहर की ओर निकलेंगी। यहाँ स्पेशल बात ध्यान रखना, यहाँ पर इस बात को ध्यान देना कि किसी आवेशित पिंड से लंबवत, मान लो यहाँ पे ये लंब है, ये लंब है, कुछ ऐसी बल रेखाएं हैं जो इस पृष्ठ के क्या है, लंबवत है और कुछ नहीं है। तो यहाँ पर क्या बताओगे, किसी आवेशित पिंड से लंबवत बाहर निकलने वाली बल रेखाओं को धनात्मक फ्लक्स कहते हैं। मतलब यहाँ पर आपको ये बात जरूर बतानी है, बाहर, ठीक है ना, किसी आवेशित पिंड से बाहर निकलने वाली बल रेखाओं को धनात्मक फ्लक्स कहते हैं। या ऐसे भी आप बोल सकते हैं, किसी आवेशित पिंड से लंबवत बाहर निकलने वाली जो बल रेखाएं होती हैं उनको हम धनात्मक फ्लक्स कहते हैं। अब ऋणात्मक फ्लक्स क्या हुआ, सपोज मेरे पास ऐसे यहाँ पर भी एक बॉडी है, इसमें मैंने ऋण आवेश दिया है, ऋणात्मक है तो ऋण आवेश देना है। अब यहाँ से बहुत सी बल रेखाएं होंगी जो ऐसे निकलेंगी बाहर की ओर ऐसे। अब यहाँ पर ध्यान देना है, यहाँ पर क्या है कि वैद्युत बल रेखाएं अंदर की ओर प्रवेश करेंगी। यहाँ पर बाहर निकल रही थी और यहाँ पर अंदर की ओर क्या करेंगी, प्रवेश करेंगी। तो इनमें से कुछ होंगी जो अपने पृष्ठ पर क्या होंगी, लंबवत होंगी, और कुछ ऐसी होंगी जो अपने पृष्ठ पर लंबवत नहीं भी होंगी। तो यहाँ पर आप बोलेंगे किसी आवेशित पिंड से लंबवत अंदर की ओर प्रवेश करने वाली बल रेखाओं को ऋणात्मक फ्लक्स कहते हैं। ठीक, तो ये हमारा हो गया वैद्युत फ्लक्स। ठीक, अब यहाँ पर हम वैद्युत फ्लक्स के बाद वैद्युत फ्लक्स के सूत्र पर बात करें तो यहाँ पर वैद्युत फ्लक्स निकालने का एक सूत्र होता है, उस सूत्र पर हम बात करें तो सूत्र को ध्यान समझना। वैद्युत फ्लक्स को हम फाई ई से प्रदर्शित करते हैं, यानी वैद्युत फ्लक्स को हम फाई ई से प्रदर्शित करते हैं। ई क्या है, इलेक्ट्रिक है, ठीक है ना, यानी वैद्युत के लिए, ठीक है ना, और फाई क्या है, फ्लक्स है। तो यहाँ पर फाई ई बराबर होता है ई डी एस, ई इंटू डी एस कॉस थीटा। ये हमारा होता है फ्लक्सों की संख्या निकालने का सूत्र। फाई ई बराबर ई इंटू डी एस कॉस थीटा। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, हम यहाँ पर एक फिगर आपको बना के देख रहे हैं जिसको आपको ध्यान से समझना है। सपोज करते हैं जो हमारे पास यहाँ पे व्हाइट बोर्ड है, इसका जो क्षेत्रफल है, ध्यान समझना, ये हमारा जो व्हाइट बोर्ड है इसका क्षेत्रफल सपोज एस है, इसका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो क्या है, एस है। अब इस बोर्ड से हम क्या करें, थोड़ा सा पार्ट काट कर निकाल लें तो उसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, ds हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ds। समझना यहाँ पर सपोज करते हैं जैसे मेरे पास ये बोर्ड था, इस बोर्ड को मैंने थोड़ा सा काट के बाहर निकाल लिया है इस प्रकार से। अब इसका पूरे बोर्ड का तो पृष्ठीय क्षेत्रफल s है, तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल यदि क्या हो जाए, ds हो जाए। ds का मतलब होता है डिफ्रेंशिएट। डिफ्रेंशिएट का मतलब छोटा, यानी पूरे का एक छोटा सा भाग, उसको हम ds बोलते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये ds हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या करना है, इस पृष्ठ पर हमने क्या खींचा है, एक लंब खींचा है, इस पृष्ठ पर हमने एक लंब डाला है, तो ये हमारा हो जाएगा, इसको हम नॉर्मल कहेंगे, इंग्लिश में इसको नॉर्मल, हिंदी में इसको हम लंब कहते हैं। ठीक, इस बात को भी आपको ध्यान रखना है। अब हम क्या करते हैं, यहां से एक वैद्युत बल रेखा खींचते हैं, ध्यान समझना, जो एक इसकी तीव्रता हो जाएगी E। यहाँ E क्या है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, ये एक सदिश राशि है, इसलिए इस पर आप वेक्टर लगा सकते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ से यदि लंब और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बीच की कोण की बात की जाए तो यहाँ पे कोण सपोज क्या है, थीटा है, ध्यान समझना। तो यहाँ पर क्या है, जो E है वो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, N क्या है, अभिलंब है, और इन दोनों के बीच का बना कोण क्या है, थीटा है, और ds क्या है, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल एक छोटे से भाग का, d का मतलब डिफरेंस है। ठीक, तो यहाँ पे फार्मूला बन जाएगा E ds cos थीटा, E ds cos थीटा। तो देखिए यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि जब मेरी ऑफलाइन क्लास होती है तो वहाँ पर तो स्टूडेंट क्वेश्चन कर लेते हैं कि सर यहाँ पर cos थीटा क्यों आया, यहाँ पे sin थीटा क्यों नहीं हुआ, या त्रिकोणमिति में और भी 6 फलन होते हैं, वहाँ पर साइन कॉस टेन कॉट से कॉसेक होता है, तो वहाँ पर यहाँ पर स्पेशल कॉस ही क्यों आया।
तो यहाँ पर हम आपको बता दें, क्योंकि ऑनलाइन है हमारा, तो यहाँ पर हम आपको एक बात बता देते हैं कि यहाँ कॉस ही क्यों आया, यानी साइन क्यों नहीं आया। तो ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पर जैसे कि हमने आपको बताया ये हमारा क्या है n, जो कि अभिलंब है, और ये क्या है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। यदि हम यहाँ पर एक आपसे बात करें, एक 11th का टॉपिक है हमारा फिजिक्स का, एक 11th में आपने टॉपिक पढ़ा होगा फिजिक्स में सदिश चैप्टर आपने पढ़ा है। तो यदि यहाँ पे हम सदिश वियोजन करें तो इसका एक घटक होगा क्षैतिज घटक। ये हमारा एक क्षैतिज घटक होगा, जो कि आपने पढ़ा है क्या होता है ई साइन थीटा होता है। जो क्षैतिज घटक होता है वो क्या होता है ई साइन थीटा होता है। और जो ऊर्ध्वाधर घटक होता है हमारा, यहाँ पे जो ऊर्ध्वाधर घटक होता है वो हमारा होता है ई कॉस थीटा। जो क्षैतिज घटक होता है वो हमारा होता है ई साइन थीटा। और जो हमारा ऊर्ध्वाधर घटक, ऊर्ध्वाधर का मतलब जो खड़ा होता है उसको ऊर्ध्वाधर बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल है ना। और जो यहाँ पे पड़ा होता है इसको क्षैतिज यानी वर्टिकल बोलते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ई कॉस थीटा, यानी ऊर्ध्वाधर क्या होता है ई कॉस थीटा होता है, और क्षैतिज क्या होता है ई साइन थीटा होता है, ठीक है ना। यहाँ पे इसको ओ बिंदु मान लिया गया। तो अभी आपने यहाँ पर क्या पढ़ा था, अभी आपको हमने फ्लक्स की संख्या का मतलब यहाँ पे आपको परिभाषा बताई थी, तो वहाँ पे नोट किया हुआ एक पॉइंट। यहाँ पर हम आपको बोल रहे थे कि किसी आवेशित पिंड से लंबवत, यहाँ पे एक लंबवत शब्द हम बोल रहे थे, आप इसको ध्यान दीजिएगा। किसी आवेशित पिंड से लंबवत निकलने वाली बल रेखाओं की संख्या को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए लंब डाला गया है, यहाँ पे ये नॉर्मल, तो जो लंब के बगल का होता है उसी को यहाँ पर लिया जाता है। तो यहाँ पे लंब के बगल में क्या है ई कॉस थीटा है, इसलिए यहाँ पर कॉस थीटा यूज किया गया। इस बात को आप ध्यान रखना, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हमने आपको वैद्युत फ्लक्स के बारे में अच्छे से क्लियर किया, ठीक है। इसको आप तैयार कीजिए, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है ना। अब इसके आगे हम एक और टॉपिक पढ़ेंगे जो कि आगे गॉस की प्रमेय में प्रयोग किया जाएगा, वो है हमारा घन कोण, सॉलिड एंगल। तो ध्यान दीजिएगा, हम यहाँ पर इसको थोड़ा सा इरेज करके आपको समझा देते हैं। चलिए यहाँ पर हम घन कोण के बारे में समझ लेते हैं। घन कोण क्या है, देखिए घन कोण एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है आगे के लिए। घन कोण इंग्लिश से बोलेंगे सॉलिड एंगल, सॉलिड एंगल। देखिए घन कोण क्या होता है, जैसे आप जानते हैं एक कोण होता है और एक होता है घन कोण। तो कोण क्या है, इसे हम साधारण ऐसे बनाए, ये क्या है कोण है। लेकिन घन कोण क्या है, तो घन कोण बताने से पहले एक छोटा सा हम आपको एग्जांपल समझा देते हैं, जिससे आप बहुत अच्छे से समझ जाएंगे। देखिए कभी आप मार्केट गए होंगे तो मार्केट में आपने तरबूज खरीदा होगा। तो जब तरबूज आप खरीदते हैं तो तरबूज वाले से क्या कहते हैं कि भैया तरबूज अच्छा है, यानी लाल है तरबूज। तो तरबूज वाला क्या करता है कि उस तरबूज में 3 पीसेज करता है, ऐसे चक्कू लगा के निकालता है एक पीस और दिखा देता है कि तरबूज लाल है कि नहीं, उसका पीस उसके अंदर डाल देता है, ऐसा करता है। देखिए मैं यहाँ पर बना के आपको समझा रहे हैं। सपोज करते हैं ये मेरे पास एक तरबूज है, ये मेरे पास क्या है तरबूज है, ठीक। अब यहाँ पर क्या किया है कि एक इधर से चाकू लगाया है, ध्यान दीजिएगा, और एक चाकू इधर से लगाया है ऐसे, और एक चाकू पीछे लगाया है, ऐसे लगाता है। तो यहाँ पर आपको निकाल के दिखा देता है, एक पीस ऐसे निकाल के दिखा देता है कि हाँ ऐसे इस प्रकार का पीस बाहर निकालता है और आपको दिखा देता है कि तरबूज लाल है कि नहीं। ऐसे ही देखिए इस प्रकार से करता है, एक इधर लगाता है, एक इधर लगाता है और एक इधर लगाता है, इस प्रकार से पीस निकालता है। तो आपको दिखा देता है कि तरबूज वाकई में लाल है या नहीं। तो वो जो आकृति बाहर निकलती है ना, जो आकृति निकल के बाहर आती है, एक्चुअली वो आकृति का जो बना कोण होता है वही क्या कहलाता है घन कोण कहलाता है। तो ध्यान दीजिएगा, इस जो यहाँ पे चित्र बना है इसको हम बाहर निकाल कर आपको समझा देते हैं थोड़ा डिटेल में। ये आकृति को हम बाहर निकाल लेते हैं। ये पास मान लीजिए निकल गया बाहर। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये तरबूज का जो पूरा कोण है, ये पूरा वो पूरा कोण हमारा हो जाता है ओमेगा। ये पूरा कोण क्या है ओमेगा, जिसे हम क्या बोलेंगे घन कोण कहेंगे। ये हमारा ओमेगा है, ध्यान रखना, थोड़ा गोल होता है, डब्ल्यू जैसा होता है लेकिन गोल होता है, इसको ओमेगा कहेंगे। लेकिन यहाँ पर जो कोण निकल होगा ये इतना कोण, यानी ये कोण, तो ये कोण हमारा क्या हो जाएगा डी ओमेगा हो जाएगा। क्या हो जाएगा डी ओमेगा। अभी हमने आपको बताया था कि यदि पूरा हो
और उसमें से कोई बाहर निकाला जाता है तो उसके साथ डी लग जाता है, जहाँ डी क्या होता है, डिफ्रेंशिएट, यानी उसका छोटा सा भाग। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा डी ओमेगा। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, इसका रेडियस खींच लेते हैं, इसकी त्रिज्या खींच लेते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा इसका त्रिज्या। और यहाँ से हम क्या करते हैं, जैसे कोई मेरे पास क्षेत्र जो कट के बाहर निकला है, इसमें से इस पूरे से ये कट के क्या हुआ, बाहर निकला है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, मान लो इस पूरे का क्षेत्रफल क्या था, एस था, पूरे का क्षेत्रफल क्या था, एस, तो जो इतना है उसको हम क्या बोलेंगे, ds बोलेंगे। क्या बोलेंगे, ds, यानी पूरे तरबूज का क्षेत्रफल s था, उसमें से मैंने जो पीस निकाली है उस पीस को हम क्या बोलेंगे, ds बोलेंगे। ठीक है ना। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ से एक हम लंब डाल देते हैं, क्या डाल देते हैं, लंब डाल देते हैं, और इनके बीच का बना कोण क्या है, थीटा है सब कोण। ठीक, तो इस प्रकार से आप ध्यान दीजिएगा, हम आपको इस पॉइंट को सब अलग अलग जानकर समझा रहे हैं कि आगे के टॉपिक में आप बहुत अच्छे से कवर कर लेंगे। ठीक है ना। तो घनकोण का मतलब आप समझिए कि इस प्रकार की एक कोण टाइप की आकृति होती है जो बाहर निकालते हैं, और इसका जो कोण होता है वो क्या होता है, डी ओमेगा, यानी इस आकृति का हो जाएगा डी ओमेगा, और जो पूरा होगा उसका कोण क्या होगा, ओमेगा होगा। ठीक, और यहाँ से मैंने एक लंब डाल दिया है जो रेडियस के साथ कौन सा कोण बना रहा है, थीटा कोण बना रहा है, और इतना हमारा क्षेत्रफल क्या है, ds है। ठीक, अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, हम घनकोण की बात करें तो घनकोण में एक फार्मूला होता है, उस फार्मूले को यहाँ पर लिख देते हैं। फार्मूला होता है डी ओमेगा बराबर ds cos थीटा अपान r स्क्वायर। ये हमारे पास फार्मूला है, इस फार्मूले को आपको लर्न रखना है कि डी ओमेगा जो होता है वो ds cos थीटा अपान r स्क्वायर के अनुपात के बराबर होता है। ठीक, अब यहाँ से यदि हम ध्यान दीजिएगा, यहाँ से यदि हम देखिए, यहाँ पे जो डी, यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पर जो डी ओमेगा है वो क्या है, एक छोटे से भाग के लिए, इसके लिए एक छोटे से भाग के लिए। अब हम यदि पूरे भाग के लिए निकालें, ध्यान दीजिएगा, यदि हम पूरे भाग के लिए निकालें तो क्या करना पड़ेगा, इसका समाकलन करना पड़ेगा। इससे पहले वाली वीडियो में हमने आपको समझाया था कि यदि छोटे से भाग को बड़े भाग में बदलना होता है तो उसका हम क्या करते हैं, समाकलन करते हैं। ठीक है ना। यहाँ पर यदि इसका हम पूरे भाग का कोण निकालना चाहें ओमेगा, तो इसका हम समाकलन कर देंगे, तब देखिए क्या हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर यहाँ से हम यहाँ आपको समझा दे रहे हैं। ठीक है ना, यहाँ पे आप समझिएगा, ठीक है, अच्छे से समझ लीजिए। तो यहाँ पे इसका समाकलन करेंगे तो जो छोटा कोण होगा वो बन जाएगा बड़ा कोण, यानी ओमेगा हो जाएगा, और ओमेगा बराबर हो जाएगा इंटीग्रेशन डी ओमेगा, इंटीग्रेशन डी ओमेगा। यानी जो हम, ये हमारा सिंबल है इंटीग्रेशन, यानी समाकलन का सिंबल है। समाकलन का शाब्दिक अर्थ होता है जोड़ना, यानी छोटे छोटे भागों को जोड़कर हम क्या करेंगे, एक बड़ा भाग बनाएंगे। यानी ऐसे छोटे छोटे भागों को हम जोड़ कर एक पूरा कोण बनाएंगे, जिसको हम क्या बोलेंगे, ओमेगा। ठीक है ना। अब ओमेगा कब बनेगा, जब छोटे से भाग का हम समाकलन करेंगे। अब इस वैल्यू को यहाँ पुट कर दिया जाए तो ओमेगा बराबर हो जाएगा इंटीग्रेशन ds cos थीटा अपान r स्क्वायर। इस वैल्यू को यहाँ पुट कर दिया। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि इंटीग्रेशन ds cos थीटा अपान r स्क्वायर का जो मान होता है वो होता है 4 पाई। कितना होता है, 4 पाई। ये आपको ध्यान रखना है। इंटीग्रेशन ds cos थीटा अपान r स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, 4 पाई होती है। इस बात को आपको ध्यान रखना है, आगे न्यूमेरिकल में काम आएगा। तो वहाँ पर हम इसके स्थान पर ये लिख दें तो वहाँ आपको ये मतलब इतना टेंशन ना हो कि आखिर ये आया कहाँ से। तो इसलिए इस बात को इतने अच्छे से आप समझ लीजिए कि आगे आपको कोई दिक्कत ना हो। तो इंटीग्रेशन ds cos थीटा अपान r स्क्वायर की वैल्यू 4 पाई होती है, और इसका मात्रक होता है स्टेरेडियन। इसका मात्रक क्या होता है, स्टेरेडियन। ठीक है ना। इसका मात्रक क्या होता है, स्टेरेडियन, यानी स्टेरेडियन इज द यूनिट ऑफ सॉलिड एंगल, यानी स्टेरेडियन जो है वो आपका घन कोण का क्या है, मात्रक है। यानी कोण का मात्रक, ध्यान देना, जो कोण का मात्रक होता है वो रेडियन होता है, जो घन कोण का मात्रक होता है वो स्टेरेडियन होता है। ठीक, तो ये पॉइंट जो हमने आपको इस वीडियो में समझाए हैं ये सभी आगे काम आने वाले टॉपिक हैं, इसलिए हमने इसको अलग से वीडियो बनाई है जिससे आगे के टॉपिक को बहुत अच्छे से आपको समझा सके। ठीक है ना। तो चलिए फिर मिलते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप इतना कॉन्सेप्ट है ये समझ लीजिए, आगे के टॉपिक का ये कॉन्सेप्ट है जो आपको तैयार रखना है। ठीक है ना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप इतनी को रिवाइज कीजिए। थैंक यू।
है।